अध्याय 22। एक बार फिर उल्लू खत लेकर आए। हैरी, हरमानी अपनी घड़ी देखते हुए उसकी आस्तीन खींच रही थी। हमारे पास अस्पताल में वापस लौटने के लिए बस 10 मिनट का समय बचा है और इस दौरान हमें किसी को नहीं दिखाई देना है। 10 मिनट बाद डंबलडोर दरवाजे पर ताला लगा देंगे। ठीक है, हैरी ने आसमान से नजरें हटाते हुए कहा। चलो। वे दोनों उनके पीछे बने दरवाजे से निकले और पत्थर की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे उन्हें आवाज़ें सुनाई दी। वे दीवार से टिककर खड़े हो गए और सुनने लगे। यह आवाज़ें फज और स्नेप की लग रही थी, जो सीढ़ियों के पास वाले गलियारे में तेज़ी से आ रहे थे। स्नेप कह रहे थे, सिर्फ यही आशा कि डंबलडोर कोई मुश्किल ना खड़ी करे, तब पिशाच ब्लैक को तत्काल चुम लेंगे। जैसे मकनैन दम पिशाच को लेकर आएगा वैसे ही। ब्लैक के मामले में मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं दैनिक जादूगर को यह बताने के लिए कितना उत्सुक हूँ कि आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया है। मुझे लगता है स्नेप भी तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना चाहेंगे, और जब हैरी का दिमागी संतुलन सही हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वह भी दैनिक जादूगर को बताएगा कि तुमने उसे कैसे बचाया था। हैरी ने दांत भींच लिए। जब स्नेप और फर्श छिपे हुए हैरी और हरमानी के पास से निकले तो हैरी को स्नेप की कुटिल मुस्कुराहट की झलक दिखी। उन लोगों के कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। हैरी और हरमानी ने कुछ पल इंतज़ार किया, क्योंकि वे यह तसल्ली कर लेना चाहते थे कि फज और स्नेप सचमुच चले गए हैं, और फिर वे उनके विपरीत दिशा में भागने लगे। उन्होंने एक सीढ़ी पार की, फिर दूसरी सीढ़ी उतरे। अब वे एक नए गलियारे में थे। तभी उन्हें आगे से किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। पीव्स है, हैरी ने हरमानी की कलाई पकड़ते हुए कहा। यहाँ अंदर आ जाओ। वे लोग सही समय पर बाईं तरफ वाले खाली क्लासरूम में घुस गए। पीयूष गलियारे में खुशी से उछल रहा था और जमकर ठहाके लगा रहा था। ओह, वह भयानक है, हरमानी ने दरवाजे पर कान लगाकर कहा। मैं शर्त लगाते हुए इतना खुशी इसलिए क्योंकि दमपिशाच सीरीज को खत्म करने आ रहे हैं। उसने अपनी घड़ी देखी। 3 मिनट बचे हैं हैरी। उन्होंने पीयूष की हंसी की आवाज़ के दूर जाने का इंतज़ार किया। इसके बाद वे कमरे से बाहर निकले और एक बार फिर भागने लगे। हैरी ने हाँफते हुए पूछा, हरमाइनी, क्या होगा अगर हम वक्त पर अंदर नहीं पहुंच पाए? अगर डंबलडोर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया? मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। हरमानी ने आँख भरते हुए अपनी घड़ी दोबारा देखी। 1 मिनट बचा है। जब वे लोग अस्पताल के प्रवेश द्वार तक जाने वाले गलियारे में पहुंचे तो हरमानी तनाव भरी आवाज़ में बोली, ठीक है, मुझे डंबलडोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो हैरी। वे गलियारे में रेंगते हुए आगे बढ़े। दरवाज़ा खुला और उन्हें डंबलडोर की पीठ दिखी। मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। इस समय उन्होंने अपनी घड़ी देखी। 12 बजने में 5 मिनट कम है। मिस ग्रेंजर, 3 बार चाबी घुमाने से काम हो जाएगा। गुड लक। डंबलडोर ने कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और फिर उस पर जादू से ताला लगाने के लिए अपनी छड़ी बाहर निकाली। हैरी और हरमानी दहशत में आगे बढ़े। डंबलडोर ने नज़रें उठाकर देखा। उनकी लंबी सफ़ेद मूंछ के नीचे एक चौड़ी मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? काम हो गया, हैरी ने हाँफते हुए कहा। सीरियस जा चुका है। पगपीक पर बैठकर डंबलडोर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। शाबाश, मुझे लगता है उन्होंने गौर से सुना कि अस्पताल के अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे भी जाने का वक्त आ गया है। अंदर जाओ, मैं ताला लगा देता हूँ। हैरी और हरमानी फिर से अस्पताल में घुस गए। वहाँ पर रोन के सिवाय कोई नहीं था, जो आखिरी पलंग पर बेहोश पड़ा था। ताला बंद होने की आवाज़ के साथ ही हैरी और हरमानी अपने अपने पलंग पर पहुँच गए। हरमानी ने अपने काल परिवर्तक को एक बार फिर अपने दुशाले में छिपा लिया। अगले ही पल मैडम पॉम्फ्री धड़धड़ाती हुई अपने ऑफिस से बाहर आई। क्या वह हेडमास्टर की आवाज़ थी? क्या मुझे अपने मरीजों की देखभाल करने की इजाज़त है? वे बहुत बुरे मूड में दिख रही थी। हैरी और हरमानी ने इसी में भलाई समझी कि उनकी दी हुई चॉकलेट चुपचाप खा ले। इस दौरान मैडम पॉम्फ्री उनके सिर पर ही खड़ी रही। वे यह तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उन्होंने सच में चॉकलेट खा ली है, लेकिन हैरी से चॉकलेट निकली नहीं जा रही थी। वह और हरमानी इंतज़ार कर रहे थे। उनसे तनाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर जब उन दोनों ने मैडम पॉम्फ्री की दी हुई चौथी चॉकलेट ली तो उन्हें दूर ऊपर से किसी के गुस्से से गरजने की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या हुआ? मैडम पॉम्फ्री दहशत से बोली। अब उन्हें गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो तेज़ होती जा रही थी। मैडम पॉम्फ्री दरवाजे की तरफ कूद रही थी। कमाल है, इतनी तेज चिल्लाने से तो सब जाग जाएंगे। उन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वे कितना शोर मचा रहे हैं? हैरी सुनने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ें क्या कह रही थी। वे करीब आती जा रही थी। वह जादू से गायब हो गया होगा सेवर्स। हमें कमरे में उसकी निगरानी के लिए किसी को छोड़ना चाहिए था। जब यह खबर फैलेगी, वह जादू से गायब नहीं हुआ है।
स्नेप गरजे, जिनकी आवाज़ अब बहुत पास आ चुकी थी। इस महल में कोई जादू से गायब नहीं हो सकता। इसका संबंध जरूर हैरी पॉटर से है। सेवेरस, होश में आओ, हैरी तो ताले में बंद है। धड़ाम! अस्पताल का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ खुल गया। फज, स्नेप और डम्बलडोर धड़धड़ाते हुए वार्ड में आए। सिर्फ डम्बलडोर ही शांत दिख रहे थे। दरअसल वे थोड़े खुश भी दिख रहे थे। फज गुस्से में थे और स्नेप तो गुस्से से पागल दिख रहे थे। सच सच बताओ पॉटर, वे गरजे, तुमने क्या किया है? प्रोफेसर स्नेप, मैडम पोम्फ्री चीखी, अपने पर काबू रखे। देखो स्नेप, होश में आओ, फज ने कहा। इस दरवाजे पर ताला लगा था, हमने अपनी आंखों से देखा था। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन्होंने भागने में ब्लैक की मदद की है। स्नेप ने चिल्लाकर हैरी और हरमानी की तरफ इशारा किया। उनका चेहरा विकृत था और उनके मुंह से थूक उड़ रहा था। शांत हो जाओ, फज ने कहा, तुम बेसिर पैर की बात कर रहे हो। स्नेप चीखे, आप पॉटर को नहीं जानते हैं, यह उसी ने किया है। मैं जानता हूँ कि यह सब उसी का किया धरा है। डम्बलडोर ने शांति से कहा, अब बहुत हो गया सेवेरस, जरा सोचो तो सही कि तुम क्या बोल रहे हो। 10 मिनट पहले जब मैं वार्ड से गया था तो इस दरवाजे पर ताला लगा कर गया था। मैडम पोम्फ्री, क्या इस दौरान ये बच्चे अपने बिस्तर से उतरकर कहीं गए थे? बिल्कुल नहीं, मैडम पोम्फ्री ने कहा। आपके जाने के बाद से मैं इनके पास हूँ। देखा सेवेरस, डम्बलडोर शांत लहजे में बोले, जब तक कि तुम यह नहीं सोचते हो कि हैरी और हरमानी एक साथ 2 जगह पर रह सकते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। स्नेप वहाँ पर आग बबूला खड़े रहे और सबको घूरते रहे। स्नेप के व्यवहार को देखकर फज सदमे में थे। डम्बलडोर की आंखें उनके चश्मे के नीचे चमक रही थी। स्नेप पलटे और अपना दुशाला लहराते हुए तेजी से वार्ड से बाहर निकल गए। फज ने दरवाजे को घूरते हुए कहा, इस आदमी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। डम्बलडोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस पर निगाह रखता। अरे नहीं, उसका दिमागी संतुलन खराब नहीं हुआ है, डम्बलडोर ने शांत स्वर में कहा। वह तो सिर्फ पूरी तरह निराश हुआ है। फज बोले, वह अकेला ही निराश नहीं हुआ है। दैनिक जादूगर को तो जोरदार खबर मिल गई। हमने ब्लैक को घेर लिया था, लेकिन एक बार फिर वह हमारी उंगलियों से फिसल कर भाग गया। अब तो बस करोड़श के भागने की कहानी और पता चल जाए तो सब मुझ पर हंसने लगेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ और मंत्रालय को खबर देता हूँ। और दम पिशाच, डम्बलडोर ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें स्कूल से हटा दिया जाएगा। ओह हाँ, उन्हें हटाना ही पड़ेगा। फज ने परेशान होकर अपनी उंगलियां अपने बालों में फिराते हुए कहा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक मासूम लड़के को चूमने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए। नहीं, मैं उन्हें आज रात ही वापस अज़्काबान भेज दूंगा। शायद हमें स्कूल के प्रवेश द्वार पर ड्रैगन नियुक्त करने के बारे में सोचना चाहिए। हैग्रिड को यह बात पसंद आएगी। डम्बलडोर ने हैरी और हरमानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जैसे डम्बलडोर और फज वार्ड से बाहर निकले, मैडम पोम्फ्री ने जल्दी से दरवाजे पर ताला लगा दिया। वे गुस्से से बड़बड़ाती हुई फिर से अपने ऑफिस में चली गई। वार्ड के दूसरे सिरे पर किसी के कराहने की आवाज़ आई। रोन होश में आ गया था। वह अपना सिर मलते हुए उठ रहा था और चारों तरफ देख रहा था। उसने पूछा, क्या क्या हुआ हैरी? हम यहाँ क्यों हैं? सीरियस कहाँ है? ल्यूपिन कहाँ है? हो क्या रहा है? हैरी और हरमानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम ही बताओ, हैरी ने हरमानी से कहा और चॉकलेट खाने लगा। जब हैरी, दोनों और हरमानी अगले दिन दोपहर को अस्पताल से बाहर निकले तो उन्हें महल लगभग वीरान मिला। परीक्षा खत्म होने और गर्म मौसम का यह मतलब था कि हर विद्यार्थी हॉग्समीड की यात्रा करने गया था। बहरहाल रोन या हरमानी वहाँ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे हैरी के साथ मैदान में टहलते रहे। वे अब भी पिछली रात की असाधारण घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि सीरियस और बकबीक इस समय कहाँ होंगे। फिर वे झील के किनारे बैठकर विशाल समुद्र फेनी को पानी के ऊपर तंतु लहराते हुए देखते रहे। तभी हैरी को झील के पार वाला किनारा नजर आया। हिरण पिछली रात वहीं से आया था। उन पर किसी की परछाई पड़ी। उन्होंने नजरें उठाकर देखा कि हैग्रिड अपने पसीने भरे चेहरे को टेबल क्लॉथ जितने बड़े रुमाल से पोंछ रहा था और अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जानते पिछली रात की घटना के बाद हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब है ब्लैक फिर से भाग गया, लेकिन जरा सोचो तो सही, क्या हुआ? क्या? उन्होंने उत्सुकता का नाटक करते हुए कहा, बेकी भाग गया, वह आज़ाद हो गया। हम सारी रात जश्न मनाते रहे। यह तो बहुत बढ़िया रहा, हरमानी बोली। उसने रोन की तरफ आंखें तरेर कर देखा, जो हंसने ही वाला था। हैग्रिड ने मैदान की तरफ खुशी से देखते हुए कहा, हाँ, शायद हमने उसे ठीक से नहीं बांधा होगा। आज सुबह हमें चिंता हो रही थी। हम सोच रहे थे कि उसे मैदान में प्रोफेसर ल्यूपिन ना मिले हो, लेकिन ल्यूपिन कहते हैं कि उन्होंने कल रात किसी को भी नहीं खाया था। क्या? हैरी ने जल्दी से कहा, अरे तुमने नहीं सुना?
हैग्रिड बोला। अब उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। स्नेप ने आज सुबह नागशक्ति के सभी विद्यार्थी को बता दिया। उन्होंने सोचा कि अब यह बात सबको बता देना चाहिए। प्रोफेसर ल्यूपिन नरभेड़िए है और वे कल रात को मैदान में खुले घूम रहे थे। जाहिर है ल्यूपिन अब अपना सामान बांध रहे हैं। सामान बांध रहे हैं? हैरी ने दहशत से कहा। क्यों? स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, और क्या? हैग्रिड ने कहा। वह हैरान था कि हैरी ने यह सवाल क्यों पूछा। आज सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे कहते कि वे दोबारा इस तरह की घटना होने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने रोन और हरमाइनी से कहा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है, मैं इसके बाद भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं लौटकर तुमसे यहीं मिलता हूँ। ल्यूपिन के ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। वे अपना ज़्यादातर सामान पैक कर चुके थे। क्विंडिलो का खाली टैंक उनके पुराने सूटकेस के पास रखा था, जो खुला हुआ था और लगभग पूरा भर चुका था। ल्यूपिन अपनी डेस्क पर रखे किसी चीज़ पर झुके हुए थे और उन्होंने तभी ऊपर देखा जब हैरी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तुम्हें आधे देख लिया था, ल्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने उस चरणपत्र की तरफ इशारा किया जिसे वे देख रहे थे। वह नक्शा था। हैरी बोला, अभी अभी मुझे हैग्रिड ने बताया कि आपने इस्तीफा दे दिया। यह सच नहीं है ना? अफसोस कि यह सच है, ल्यूपिन ने कहा। उन्होंने अपनी डेस्क के ड्रॉर्स खोलकर उनमें रखा सामान बाहर निकाला। हैरी ने पूछा, क्यों? जादू मंत्रालय को कहीं यह तो पता नहीं लग रहा है कि आप सीरियस की मदद कर रहे थे? ल्यूपिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, प्रोफेसर डम्बलडोर ने फज को यह विश्वास दिला दिया है कि मैं तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आह भरी। सेवर्स के लिए आखिरी झटका था और इससे उसने अपना संयम खो दिया। मुझे लगता है कि उसे ऑर्डर ऑफ मर्लिन ना मिलने का बहुत बुरा सदमा लगा है, इसलिए उसने संयोग से आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर विद्यार्थियों को बता दिया कि मैं नरभेड़िया हूँ। हैरी ने पूछा, कि आप सिर्फ इसी कारण तो स्कूल छोड़कर नहीं जा रहे हैं? ल्यूपिन मुस्कुराए। कल इस समय तक माता पिताओं के उल्लू आने लगेंगे हैरी। वे नहीं चाहेंगे कि कोई नरभेड़िया उनके बच्चों को पढ़ाए, और कल रात की घटना के बाद मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं तुम में से किसी को भी काट सकता था। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें गुप्त क्लास से रक्षा के जितने भी टीचर्स मिले उनमें आप सबसे अच्छे थे। रुक जाइए। ल्यूपिन अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे अपने ड्रॉर खाली करते रहे। फिर जब हैरी उन्हें रोकने के लिए कोई अच्छा सा तर्क सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी ल्यूपिन ने कहा, आज सुबह हेडमास्टर ने मुझे बताया कि कल रात को तुमने बहुत सी जानें बचाई है हैरी। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने इतने कम समय में कितना कुछ सीख लिया है। मुझे अपने पितृदेव के बारे में बताओ। हैरी का ध्यान भटक गया। आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? तम पिशाचों को और कौन पीछे धकेल सकता था? हैरी ने ल्यूपिन को बताया कि क्या हुआ था। जब उसने अपनी बात पूरी की तो ल्यूपिन एक बार फिर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता जब अपना रूप बदलते थे तो वे हिरण बन जाते थे। तुम्हारा अंदाज़ा सही था, इसीलिए हम उन्हें प्रोंग्स कहते थे। ल्यूपिन ने अपने सूटकेस में अपनी आखिरी पुस्तकें रखकर डेस्क के ड्रॉर्स बंद किए और फिर हैरी की तरफ घूमे। उन्होंने हैरी को दृश्य चौगत देते हुए कहा, यह लो, मैं इसे कल रात को चीखती हवेली से उठा लाया था। और उन्होंने झिझकते हुए नक्शा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, इसलिए इसे तुम्हें लौटाते समय मुझे यह नहीं लग रहा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। यह मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे लगता है कि यह रोन या हरमानी के काम आ सकता है। हैरी नक्शा लेते समय मुस्कुराया। आपने मुझसे कहा था कि मुनी, वर्मटेल, पैटफुट और प्रोंग्स मुझे स्कूल से बाहर निकलने का लालच देना चाहते थे। आपने कहा था कि उन्हें मज़ेदार लगता। निश्चित रूप से, ल्यूपिन ने कहा, जो अब अपना सूटकेस बंद करने के लिए नीचे झुक रहे थे। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जेम्स बहुत निराश हुआ होता अगर उसका बेटा महल से बाहर जाने वाले एक भी खुफिया रास्ते का पता नहीं लगा पाता। दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरी ने जल्दी से नक्शे और अदृश्य चोगे को अपनी जेब में रख लिया। प्रोफेसर डम्बलडोर आ गए थे। वे हैरी को वहां देखकर हैरान नहीं हुए। वे बोले, रेमस, तुम्हारी गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी है। धन्यवाद हेडमास्टर। ल्यूपिन ने अपना पुराना सूटकेस और ग्रिंडेलो का खाली टैंक उठाया। अच्छा, अलविदा हैरी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें सिखाने में सचमुच बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे। हेडमास्टर, मुझे दरवाजे तक छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। हैरी को लगा कि ल्यूपिन जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। डम्बलडोर धीमे से बोले, अलविदा रीमस,
डम्बलडोर से हाथ मिलाने के लिए लूपिन ने अपने ग्रिंडेलों के टैंक को थोड़ा सा खिसकाया। फिर उन्होंने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए हल्के से सिर झुकाया और ऑफिस से बाहर निकल गए। हैरी उनकी खाली कुर्सी पर बैठ गया और उदासी से फर्श को देखता रहा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। डम्बलडोर अब भी वहीं खड़े थे। उन्होंने धीरे से पूछा, इतने दुखी क्यों हो हैरी? कल रात की घटनाओं के बाद तो तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, हैरी ने कटुता से कहा। पेटिग्रू भाग गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, डम्बलडोर ने शांत स्वर में कहा। इससे बहुत फर्क पड़ा है हैरी। तुमने सच्चाई पर से पर्दा हटा दिया। तुमने एक बेकसूर आदमी को बहुत भयंकर सजा से बचा लिया। भयंकर, यह शब्द सुनकर हैरी को कोई चीज़ याद आ गई, पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और भयंकर। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की भविष्यवाणी। प्रोफेसर डम्बलडोर, कल जब मैं ज्योतिष की परीक्षा दे रहा था तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी बहुत अजीब दिखने लगी। अच्छा, डम्बलडोर ने कहा। तुम्हारा मतलब है जितनी अजीब वे आमतौर पर दिखती है उससे भी ज़्यादा अजीब? हाँ, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई और उनकी आंखें पलट गई और उन्होंने कहा कि आधी रात से पहले वोल्डेमॉर्ट का सेवक उसके पास चला जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवक शक्तिशाली बनने में उसकी मदद करेगा। हैरी ने डम्बलडोर को घूरा और फिर वे दोबारा सामान्य हो गई, लेकिन उन्हें यह याद नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था। क्या वे सचमुच भविष्यवाणी कर रही थी? डम्बलडोर थोड़े प्रभावित दिखे। तुम जानते हो हैरी, मुझे लगता है कि वे भविष्यवाणी कर रही होगी, उन्होंने सोचते हुए कहा। ऐसा कौन सोच सकता था? इसके बाद उनकी सच्ची भविष्यवाणियों की संख्या 2 हो गई है। मुझे उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हैरी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। डम्बलडोर इस बात को इतनी शांति से कैसे ले सकते थे? लेकिन मैंने सीरियस और प्रोफेसर ल्यूपिन को पेटिग्रू को मारने से रोका। अगर वोल्डेमॉर्ट दोबारा ताकतवर बन जाता है तो यह मेरी गलती है। नहीं, डम्बलडोर ने शांति से कहा। हैरी, काल परिवर्तक के साथ तुम्हें जो अनुभव हुए हैं, क्या उनसे तुमने कुछ नहीं सीखा? हमारे कामों के परिणाम हमेशा इतने जटिल होते हैं, इतने सारे होते हैं कि भविष्य के बारे में सटीक अनुमान लगाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी इस बात का जीता जागता सबूत है। पेटिग्रू की जान बचाकर तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है। लेकिन अगर इसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट दोबारा शक्तिशाली बन जाता है, पेटिग्रू पर तुम्हारे जीवन दान का कर्ज चढ़ा हुआ है। तुमने वोल्डेमॉर्ट के पास ऐसा सेवक भेजा है जो तुम्हारा कर्जदार है। जब कोई जादूगर किसी दूसरे जादूगर की जान बचाता है तो इससे उनके बीच एक विशेष बंधन जुड़ जाता है, और मुझे नहीं लगता है वोल्डेमॉर्ट यह चाहेगा कि उसका सेवक हैरी पॉटर का कर्जदार रहे। हैरी बोला, मैं पेटिग्रू के साथ किसी तरह का कोई बंधन नहीं चाहता हूँ। उसने मेरे माता पिता के साथ गद्दारी की थी। हैरी, यह जादू इतना गहरा है कि आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, एक समय आएगा जब तुम्हें खुशी होगी कि तुमने पेटिग्रू की जान बचाई। हैरी कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कब होगा। डम्बलडोर को देखकर लग रहा था जैसे वे जानते थे कि हैरी क्या सोच रहा है। हैरी, मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह जानता था, हॉगवर्ट्स में भी और उसके बाद भी, उन्होंने नरमी से कहा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने भी पेटिग्रू को बचाया होता। हैरी ने उनकी तरफ देखा। अगर वे डम्बलडोर को बता दे तो वे नहीं हंसेंगे। कल रात को मुझे यह लगा कि मेरे डैडी ने पितृदेव उत्पन्न किया था। मेरा मतलब है, जब मैंने झील के उस पार खुद को देखा तो मुझे लगा कि मैं उन्हें देख रहा था। इस गलती का कारण समझना बहुत आसान है, डम्बलडोर ने धीमे से कहा। मुझे लगता है तुम यह सुनते सुनते थक गए होगे, लेकिन तुम बहुत हद तक जेम्स की तरह दिखते हो, सिवाय तुम्हारी आँखों के। तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी है। हैरी ने अपना सिर हिलाया। उसने बुदबुदा कर कहा, यह सोचना मूर्खता थी कि वे डैडी हो सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं जानता था कि वे मर चुके हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वे मरने के बाद सचमुच हमें छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल के समय को छोड़कर हम उन्हें बहुत स्पष्टता से याद नहीं करते हैं। हैरी, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर जीवित है, और जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वे तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर आए, वरना तुम वह विशिष्ट पितृदेव उत्पन्न ही नहीं कर सकते थे। टोंक्स कल रात को एक बार फिर मैदान में घूम रहा था। हैरी को डम्बलडोर की बात समझने में थोड़ा समय लगा। सीरियस ने मुझे कल रात को बता दिया था कि वे लोग इच्छाधारी नर पशु कैसे बने, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बड़ी बात है, मुझसे छिपा कर रखना भी कोई कम बड़ी बात नहीं थी।
और फिर मुझे याद आया कि चीलघात वाले मैच में जब तुम्हारे पितृदेव ने मैलफॉय पर हमला किया था तो उसका रूप कितना असाधारण था। तो हैरी, तुमने कल रात को अपने पिता को देखा था, वे तुम्हारे भीतर ही थे। यह कहकर डम्बलडोर वहां से चले गए और हैरी को दुविधाजनक विचारों में उलझा हुआ छोड़ गए। जिस रात को सीरियस, बकपीक और पेटिग्रू गायब हुए थे, उस रात को क्या हुआ था इसकी सच्चाई हॉगवर्ट्स में कोई नहीं जानता था। सिर्फ हैरी, रोन, हरमाइनी और प्रोफेसर डम्बलडोर ही सच्चाई जानते थे। जब छुट्टियों का समय करीब आने लगा तो हैरी ने उस रात की घटनाओं के बारे में कई अनुमान सुने, लेकिन उनमें से कोई भी सच के करीब नहीं था। मैलफॉय बकबी के कारण गुस्सा था। उसे विश्वास था कि हैग्रिड ने गर्दश को बचाने का कोई तरीका निकाल लिया था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एक गेमकीपर ने उसे और उसके पिता को हरा दिया था। इस दौरान पर्सी वीजली सीरियस के भागने के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था। अगर मैं मंत्रालय पहुंच गया तो मैं जादुई कानून परिपालन में बहुत से संशोधन करना चाहूँगा, उसने उस एकमात्र व्यक्ति को बताया जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी, उसकी गर्लफ्रेंड पेनीलोप। हालांकि मौसम आदर्श था और माहौल खुशनुमा था, और हालांकि हैरी जानता था कि सीरियस को आज़ाद कराकर उसने असंभव काम कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत उदास था। प्रोफेसर ल्यूपिन के जाने से सिर्फ उसी को दुख नहीं हुआ था। क्लाउ से रक्षा की हैरी की पूरी क्लास उनके इस्तीफे से दुखी थी। क्या पता अगले साल हमें कौन पढ़ाएगा, सीमस फिनिगन ने उदासी से कहा। डीन थॉमस उत्साह से बोला, शायद कोई खून पीने वाला पिशाच। हैरी सिर्फ प्रोफेसर ल्यूपिन के जाने के कारण ही उदास नहीं था, वह प्रोफेसर ट्रेलॉनी की भविष्यवाणी के बारे में भी काफ़ी सोच रहा था। वह सोच रहा था कि पेटिग्रू इस वक्त कहाँ होगा, क्या वह वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंच गया होगा। लेकिन हैरी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा उदास कर रही थी वह यह थी कि उसे एक बार फिर डर्सली दंपति के साथ रहना पड़ेगा, शायद आधे घंटे के लिए, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब वह सीरियस के साथ रहेगा, जो उसके माता पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। अपने पिता के साथ रहने के बाद शायद यही सबसे अच्छी बात होती। हालांकि सीरियस की कोई खबर ना मिलना अच्छी बात थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह सफलतापूर्वक छिप गया है। लेकिन हैरी इस बात पर दुखी था कि उसे घर मिल सकता था और अब यह असंभव है। टर्म के आखिरी दिन परीक्षा के परिणाम आ गए। हैरी, दोनों हरमानी हर विषय में पास हो गए थे। हैरी इस बात पर हैरान था कि वह जादुई काढ़े में कैसे पास हो गया। उसे लगा कि डम्बलडोर ने बीच में पढ़कर स्नेप को उसे जानबूझकर फेल करने से रोक दिया होगा। पिछले हफ्ते से स्नेप हैरी से बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। हैरी को यह संभव नहीं लगता था कि उसके प्रति स्नेप की नफरत बढ़ सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से यह बढ़ गई थी। हैरी की तरफ देखते समय स्नेप के पतले मुंह के कोने पर एक मांसपेशी गुस्से से फड़कने लगती थी और वे लगातार अपनी उंगलियां मलते थे, जैसे वे उनसे हैरी का गला दबाना चाहते हो। पर्सी को NEWT में सबसे ऊंचा ग्रेड मिला था। फेडरल जॉर्ज को भी कुछ OWL मिल गए थे। इस दौरान गर्दवान हाउस लगातार तीसरे साल हाउस चैंपियनशिप जीत गया। इसमें क्विडिच कप की जीत का काफ़ी बड़ा योगदान था। इसका मतलब यह था कि साल के अंत में होने वाले जश्न की सजावट लाल सुनहरे रंगों से हुई और जश्न के दौरान गर्दवाल की टेबल पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा हुआ। यहाँ तक कि जश्न के दिन हैरी ने भी हंसते हुए खाया पिया और बातें की। खुशी के इस माहौल में वह भूल गया था कि उसे अगले दिन डर्सली दंपति के पास रहने जाना है। अगले दिन सुबह जैसे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर निकली, हरमानी ने हैरी और रोन को एक आश्चर्यजनक खबर दी। आज सुबह नाश्ते के ठीक पहले मैं प्रोफेसर मैगोनिगल से मिलने गई थी। मैंने मगलू का अध्ययन विषय छोड़ने का फैसला किया है। रोन बोला, लेकिन तुम्हें तो परीक्षा में 320% अंक मिले हैं। हरमानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अब इतना तनाव नहीं झेल सकती हूँ। काल परिवर्तक मुझे पागल कर रहा था, मैंने उसे लौटा दिया है। मगलू का अध्ययन और ज्योतिष के बिना मेरा टाइम टेबल फिर से सामान्य हो जाएगा। रोन ने शिकायत करते हुए कहा, मुझे अभी यकीन नहीं होता कि तुमने हमें इस बारे में नहीं बताया। हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने वादा किया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हरमानी ने गंभीरता से कहा। उसने हैरी की तरफ देखा, जो हॉगवर्ट्स को पहाड़ के पीछे ओझल होते देख रहा था। अब 2 महीने बाद ही वह हॉगवर्ट्स को देख पाएगा। ओह हैरी, खुश हो जाओ। हरमानी दुखी स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ। हैरी ने तत्काल कहा, बस छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा था। रोन ने कहा, हैरी तुम हमारे घर आकर रह सकते हो। मैं मम्मी डैडी से तय करने के बाद तुम्हें बता दूंगा। अब मैं जानता हूँ कि फेलिटोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। टेलीफोन। रोन, हरमानी ने कहा, सच्ची तुम्हें अगले साल मगलों का अध्ययन का विषय लेना चाहिए। रोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गर्मी में क्विडिच वर्ल्ड कप होने वाला है, उसे देखने के बारे में क्या विचार है हैरी? तुम हमारे यहाँ रहना, हम वर्ल्ड कप देखने चलेंगे। डैडी को आमतौर पर ऑफिस से टिकट मिल जाते हैं। इस प्रस्ताव ने हैरी को खुश कर दिया। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डर्सली दंपति मुझे वहाँ से भगाकर खुश होंगे, खासतौर पर मार्च आंटी वाली घटना के बाद।
काफ़ी खुशी महसूस करते हुए हैरी ने रोन और हरमानी के साथ एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला। जब चाय की ट्रॉली वाली जादूगरनी आई तो उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन एक भी चॉकलेट नहीं ली। लेकिन दोपहर के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे वह सचमुच खुश हो गया। हैरी, हरमानी अचानक उसके कंधे के पीछे झांकते हुए बोली, तुम्हारी खिड़की के बाहर क्या है? हैरी बाहर देख निकले पलटा। खिड़की के कांच के बाहर कोई बहुत छोटी और भूरी चीज मंडरा रही थी। उसे अच्छी तरह देखने के लिए वह उठा। बाहर एक बहुत छोटा उल्लू था जिसकी चोंच में चिट्ठी थी जो उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी। दरअसल उल्लू इतना छोटा था कि वह हवा में हिचकोले खा रहा था और ट्रेन के धुएं से इधर उधर डगमगा रहा था। हैरी ने तत्काल खिड़की खोलकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसने रोएदार सुनहरी गेंद पकड़ ली हो। उसने सावधानी से उल्लू को खिड़की के अंदर किया। उल्लू ने अपनी चिट्ठी हैरी की सीट पर टपका दी और कंपार्टमेंट में चारों तरफ उड़ने लगा। अपना काम पूरा करने के बाद वह बहुत खुश नजर आ रहा था। हेडविग ने गरिमापूर्ण अप्रसन्नता से अपनी चोंच कटकटाई। क्रुक्शंक्स अपनी सीट पर बैठकर अपनी बड़ी पीली आंखों से उल्लू को देखती रही। रोन ने जब यह देखा तो उसने उल्लू को क्रुक्शंक्स की पहुंच से दूर करते हुए अपने हाथ में ले लिया। हैरी ने चिट्ठी उठाई। उस पर उसी का नाम लिखा था। उसने लिफाफा फाड़ा और चिल्लाया, सीरियस की चिट्ठी है क्या? रोन और हरमानी ने रोमांचित होकर पूछा, जोर से पढ़ो। प्रिय हैरी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह चिट्ठी अपने अंकल आंटी के घर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें उन लोगों की डाक की जानकारी है या नहीं। पकबीक और मैं छिप गए हैं। हम कहाँ छिपे यह मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चिट्ठी गलत हाथों में पड़ सकती है। मुझे उस उल्लू पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन आसपास के उल्लू में यही सबसे अच्छा था और वह काम करने के लिए बहुत उत्सुक भी दिख रहा था। मुझे विश्वास है कि दंपिशाच भी मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे मुझे यहाँ नहीं पकड़ सकते। मैं ये योजना बना रहा हूँ कि मैं हॉगवर्ट्स से बहुत दूर कुछ मुगलों को दिख जाऊँ ताकि महल की सुरक्षा हटा ली जाए। एक ऐसी बात है जो मैं तुम्हें अपनी छोटी सी मुलाकात के दौरान नहीं बता पाया था। मैंने तुम्हें फायरबोल्ट भेजी थी। ओहो, हरमानी ने विजय के अंदाज में कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी ने भेजी थी। हाँ, लेकिन उसने उस पर जादू टोना तो नहीं किया था, है ना? रोन बोला। आउच! छोटा उल्लू अब उसके हाथ पर बैठा बैठा खुशी से चीख रहा था। वह उल्लू प्यार का इजहार करने की कोशिश में अपनी चोट से रोन की एक उंगली भी काट चुका था। क्रुक्शंक्स उल्लू ऑफिस तक ऑर्डर ले गई थी। मैंने ग्राहक की जगह पर तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन ग्रिंगोट की तिजोरी नंबर 711 से गैलियन निकालने का निर्देश दिया था, जो मेरी तिजोरी है। इसे अपने गॉडफादर की तरफ से अपने 13 जन्मदिनों का इकट्ठा तोहफा मान लेना। मुझे उस बात के लिए भी माफ़ी मांगनी है कि मैंने तुम्हें पिछले साल उस रात को डरा दिया था जब तुमने अपने अंकल का घर छोड़ा था। मैं तो उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करने से पहले सिर्फ तुम्हारी झलक देखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देखकर तुम दहशत में आ गए। मैं इस पत्र में तुम्हारे लिए कुछ और भेज रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हॉगवर्ट्स में तुम्हारा अगला साल ज़्यादा सुखद हो जाएगा। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो चिट्ठी भेज देना। तुम्हारा उल्लू मुझ तक पहुँच जाएगा। मैं जल्दी दूसरी चिट्ठी लिखूँगा। सीरियस। हैरी ने उत्सुकता से लिफाफे के अंदर देखा। उसमें एक और चरणपत्र था। उसने उसे जल्दी से पढ़ा। उसे पढ़ते उसके शरीर में अचानक इतनी गर्मी और सुख की लहर दौड़ गई जैसे उसने गर्म बटर बियर की पूरी बोतल एक ही घूंट में पी ली हो। मैं सीरियस ब्लैक, हैरी पॉटर का गॉडफादर, उसे सप्ताहांतों में हॉग्समीड जाने की अनुमति देता हूँ। डंबलडोर के लिए काफ़ी होगा। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी की तरफ देखते हुए खुशी खुशी कहा, रुको, कुछ और भी लिखा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त रोन इस उल्लू को रखना चाहेगा क्योंकि मेरे कारण उसका चूहा चला गया है। रोन की आंखें चौड़ी हो गई। छोटा उल्लू अभी रोमांचित होकर चीख रहा था। उसने अनिश्चितता से कहा, इसे रख लूं? उसने एक पल के लिए उल्लू को गौर से देखा। फिर हैरी और हरमानी को देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसने उल्लू को क्रुक्शंक्स की तरफ सूंघने के लिए बढ़ा दिया था। तुम्हें क्या लगता है? रोन ने बिल्ली से पूछा। उल्लू ही है ना? क्रुक्शंक्स ने पूंछ हिलाई। तब तो उल्लू मेरे लिए सही है, रोन ने खुशी से कहा। यह मेरा है। हैरी ने किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचने तक सीरियस की चिट्ठी बार बार पढ़ी। जब वह दोनों और हरमानी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बैरियर से बाहर निकल रहे थे तब भी उसने चिट्ठी अपने हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। हैरी ने तत्काल वर्नन अंकल को देख लिया। वे मिस्टर मिसेस वीजली से काफ़ी दूर खड़े होकर उन्हें शक भरी निगाह से देख रहे थे। जब मिसेस वीजली ने हैरी को गले लगाया तो उनका शक यकीन में बदल गया। जब हैरी ने दोनों हरमानी से विदा ली तो रोन चिल्ला कर बोला, मैं वर्ल्ड कप के बारे में फ़ोन करूँगा। फिर हैरी ने वर्नन अंकल की तरफ ट्रॉली धकाई जिस पर उसका संदूक और हेडविग का पिंजरा रखा था। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह इस बार भी गुर्रा कर उसका स्वागत किया। वह क्या है? उन्होंने गुर्रा कर उस लिफाफे को देखा जिसे हैरी अब भी अपनी मुट्ठी में पकड़े था। अगर तुम मुझे किसी फॉर्म पर साइन कराना चाहते हो तो भूल जाओ। ऐसी बात नहीं है, हैरी ने खुशी से कहा। यह तो मेरे गॉडफादर की चिट्ठी है। गॉडफादर? वर्नन अंकल के होश उड़ गए। तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं है? है, बिल्कुल है, हैरी ने उत्साह से कहा। वे मेरी मम्मी डैडी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे खूनी जिन्हें जादूगरों की जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वे जेल से बाहर निकले और इस समय छिपे हुए हैं। वे मुझे चिट्ठी लिखते रहते हैं, मेरी खबर लेते रहते हैं, यह पता करते रहते कि मैं खुश तो हूँ।
वर्नन अंकल के चेहरे पर दहशत देखकर हैरी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह अपने सामने हेडविग के पिंजरे को खड़खड़ाते हुए स्टेशन के दरवाजे की तरफ चलने लगा। वह सोच रहा था कि इस बार की गर्मी की छुट्टियां पिछली बार से अच्छी रहेगी।